हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस। तो आज में मैं आपको लीगल एस्पेक्ट जिसमें हमारे सेक्शंस वगैरह आ जाते हैं फोरेंसिक साइंस के रिगार्डिंग, उसके क्वेश्चंस कंटिन्यू करवाऊंगी। मैंने इसके आधे क्वेश्चन आपको फर्स्ट पार्ट में दे दिए हैं, ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, उस वाले से जो हमने पार्ट 1 कवरअप किया है उसमें मतलब मोस्टली बहुत सारे सेक्शन जो हमारे फोरेंसिक साइंस के थे वो कवरअप है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी है। तो अगर आप वो भी कर लोगे तो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए इनफ होगा। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं, एक भी सेकंड ना वेस्ट करते हुए। लाइक सेवन्थ क्वेश्चन, मैंने सेवन्थ क्वेश्चन पे वो जो अपनी वीडियो थी स्टॉप की थी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। तो अब हम सेवन्थ क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपसे पूछा था तो आपने वहाँ पे कमेंट सेक्शन में दिए होंगे आंसर्स, मैंने चेक नहीं किया। तो हम सेवन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोबेबल कॉज इज डिफाइंड है। प्रोबेबल कॉज क्या होता है हमारे फोरेंसिक से भी और एज अ नॉर्मल प्रोबेबल कॉज किसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, सफिशिएंट एविडेंस टू बी बिलीव दैट अ क्राइम हैज बीन कमिटेड, कि इतने एविडेंस वहाँ पे मिल रहे हैं कि वहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है। ठीक है, बी बोल रहा है ए स्टेप इन द हैंडलिंग ऑफ फिजिकल एविडेंस, जो स्टेप फॉलो करते हैं फिजिकल एविडेंस को हैंडल करने के लिए। सी ए स्टेप इन प्ली बार्गनिंग प्रोसेस, और डी कहता है एन एलिबी यूज्ड बाय अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। ठीक है, जो एलिबी यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, इसमें क्या है, ए स्टेप इन द हैंडलिंग ऑफ फिजिकल एविडेंसेस। पहले तो आप मतलब समझो प्रोबेबल कॉज क्या होता है। ये प्रोबेबल कॉज हमारा वो होता है जब भी हम क्राइम सीन पे जा रहे हैं, जो वहाँ के फिजिकल एविडेंस को देख के हम कहते हैं कि हाँ यहाँ क्या नाम है, ये क्राइम हुआ है और किस टाइप का हुआ है, और वहाँ पे सारे एविडेंस वगैरह बिखरे हुए होते हैं। बट इसमें मेन जो इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं, एक्यूजिशन एंड सीजरिंग, जो हमारा प्रोसेस फॉलो करते हैं एविडेंस की, वो हम प्रोबेबल कॉज में करते हैं, जिससे हम ऐसा पता लगा सकते हैं कि हाँ इसमें से एक सस्पेक्ट है, इस पे डाउट है, इसे हम अरेस्ट कर सकते हैं। कोई भी क्रिमिनल या सिविल केस होगा उसके अंदर। अब एक्विजिशन और सीजनिंग क्या होती है, जो हम फिजिकल एविडेंस को सर्च करते हैं, उनको पैक करते हैं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ए स्टेप इन हैंडलिंग ऑफ फिजिकल एविडेंस। और ये इसका ये भी है सफिशिएंट एविडेंस, उसके एविडेंस भी हमें दिखा रहे हैं कि हाँ यहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है। पर हमारा इन दोनों के कंपैरिजन में अगर बात करते हैं तो हमारा बी नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन फिट बैठ रहा है इसके अंदर। अब एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेक्शन डेल्ट विद पनिशमेंट ऑफ मर्डर। मर्डर की पनिशमेंट किसमें डिफाइन करी गई है, कौन सा सेक्शन डील कर रहा है मर्डर की पनिशमेंट के लिए। तो अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहले सारे ऑप्शंस पता होने चाहिए। आईपीसी 299, बी आईपीसी 300, सी आईपीसी 301, आईपीसी 302। अब आईपीसी 299 किसके बारे में डील करता है, कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बताता है। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है कि जहाँ पे किसी ह्यूमन बीइंग का, कोई भी लिविंग बीइंग है जिसकी डेथ कमिट हुई है, ठीक है, विदाउट कोई इंटेंशन और इंटेंशन, कोई इंसान मरा है, उसको कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं। 299 में इसको डिफाइन किया गया है। आईपीसी 300 क्या कह रहा है, मर्डर। अब कोई किसी को मार दिया, ठीक है, 299 के अंदर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग मर्डर के बारे में डिफाइन किया गया कि हम किस कंडीशन में कहेंगे कि नॉट अमाउंटिंग मर्डर है। तो ये मैंने आपको यूनिट 1 की जब मैंने कंप्लीट सीरीज बनाई हुई है प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आईपीसी 301 क्या कह रहा है, जो इसकी पनिशमेंट्स होती हैं, ठीक है, जो कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट हो गई हमारी, 302 के अंदर हमारी मर्डर की पनिशमेंट हो गई, इसने पनिशमेंट के अंदर डील किया है। तो इसने क्या बोला है, सेक्शन डील कर रहा है विद द पनिशमेंट ऑफ मर्डर। कौन सी के लिए कर रहा है, मर्डर। मर्डर के लिए हमारे आते हैं आईपीसी 302। ये पनिशमेंट बताता है कि हाँ 7 साल की होगी, 10 साल की होगी, या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट होती है पनिशमेंट। अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, assault or criminal force to a woman with intent to outrage her is modesty is described in IPC 354। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में जब मैं पार्ट 1 लेके आई थी, उसमें IPC 354 मैंने डिफाइन किया था, और एक वीडियो मैंने सेक्सुअली असोल्ट पे भी बनाई है। ठीक है, वो जो सेक्सुअली असोल्ट पे जो वीडियो बनी हुई है उसमें ऑलमोस्ट जितने सेक्सुअली असोल्ट के रिगार्डिंग सेक्शंस है सब कवरअप है, आप वो वीडियो देख लेना। ठीक है, 354 डील करता है किसी को असोल्ट कर रहे हैं, किसी की मोडेस्टी को आउटरेज कर रहे हैं, किसी की वीडियोस को सर्कुलेट कर रहे हैं,
ये सारे इसके ABCD सब में डिफाइंड है, ठीक है। इसके ABCD सब आए, तो सबको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसके अंदर कितनी पनिशमेंट मिलती है। अब आपको कोई गाली दे रहा है या आपको न्यूड करने की वो धमकी दे रहा है, पब्लिक में आपके साथ ये कर रहा है, आपको फोर्सफुली सेक्सुअली असोल्ट कर रहा है ना, किसी की डेथ की वो दे के, तो इसके अंदर कितनी पनिशमेंट होती है। आपके साथ असोल्ट मतलब सेक्सुअली वो हैरेस हुआ है, ठीक है, बट रेप नहीं हुआ है, तो असोल्ट हुआ है, तो उसके अंदर हमारी आते हैं 2 साल की पनिशमेंट आती है, ठीक है। सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। अब 10th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, रेप इज डिफाइंड इन सेक्शन, रेप कौन से सेक्शन में डिफाइन है। फर्स्ट IPC 274, बी IPC 375, सी IPC 276, डी IPC 277। तो रेप को मैंने आपको पढ़ाया सेक्सुअली असोल्ट वाली वीडियो में, सेक्सुअली हैरेसमेंट ऑफेंस, इनकी 3 वीडियो है, आप तीनों देखना, तीनों में सारे सेक्शंस कवर अप है। तो इसमें हमारा IPC 375 हमारा डील करता है रेप को, इसने रेप को डिफाइन करा है कि रेप हम किसे कहेंगे, क्या रेप होता है, पूरे हर चीज़ को इसमें डिफाइन किया गया है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, IPC 375। अब हमारा IPC 274 क्या होता है, हमें ये भी पता होना चाहिए। IPC 274, 276 और 377 है ना, ये तीनों के तीनों हमारे ड्रग्स मतलब 276 ये दोनों हमारे ड्रग के रिगार्डिंग होते हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे ड्रग के रिगार्डिंग होते हैं। 274 के अंदर हमारा क्या आ जाता है, अडल्ट्रेशन, जो हम मिक्सअप करते हैं मेडिसिन वगैरह के साथ, है ना, ड्रग के अंदर मिक्सिंग कर रहे हैं कोई अदर हार्मफुल ऑब्जेक्ट को, जो उसकी मात्रा को इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो IPC 274 उससे बात करता है। 276 बात करता है कि जो हम सेल कर रहे हैं ड्रग्स की और हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं अडल्ट्रेशन के बाद, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे किसी फैक्ट्री में बना रहे हैं, तो उसमें IPC 276 में ये आ जाता है। अब IPC 277 क्या बताता है, IPC 277 बताता है कि वाटर, जो हमारा पानी होता है, रिवर होती है, इनको अगर हम गंदा कर रहे हैं, फाउलिंग वाटर ऑफ पब्लिक, ठीक है, पब्लिक के जो भी पब्लिक के रिजर्वर्स होते हैं उनको हम अगर गंदा कर रहे हैं, तो उसकी इसके अंदर डिस्कशन किया गया है, पानी गंदा करना, उसकी इसमें पनिशमेंट डिफाइन की गई है, कितनी उसमें पनिशमेंट होनी चाहिए। तो IPC 277 हमारा डील करता है इस चीज़ से। क्वेश्चन नंबर 11, इन जस्टिफिएबल होमिसाइड। अब हमारे 2 होमिसाइड होते हैं, एक होता है एक्सक्यूजेबल होमिसाइड और एक होता है जस्टिफाइबल। अगर ये क्वेश्चन ऐसा है तो एग्जाम में एक्सक्यूजेबल आ सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, दोनों के अंदर एक ही चीज होती है कि एक्टोसीरिया एक्ट हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, एक्ट जो हमने किया है वो हमारा प्रेजेंट है, बट जो मेंटल स्टेट है, दिमाग है, जो हमारी सोचने की क्षमता है वो नहीं है, वो एब्सेंट है। तो इसमें क्या है, एक्टोसीरिया को तो हम एक्ट बोल देते हैं, मेंसेरिया को हम दिमाग की जो मेंटली हमारी कंडीशन होती है वो बोलते हैं। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, एक्यूट सीरिया एंड मेंसेरिया बोथ आर प्रेजेंट, क्या दोनों की दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती है। एक्टोसीरिया एंड मेंसेरिया बोथ आर एब्सेंट, क्या दोनों की दोनों एब्सेंट होती है। एक्टोसीरिया प्रेजेंट एंड मेंसेरिया एब्सेंट, ठीक है। डी कह रहा है एक्टोसीरिया एब्सेंट है, मेंसेरिया प्रेजेंट है। अब मैंने क्या बोला है, एक्ट हमारा प्रेजेंट है कि हाँ किसी का क्राइम मतलब किसी को मारा है, किसी की मर्डर किया है, एक्ट है, इन्वॉल्व है उसके अंदर, पर मेंटली कई बार नहीं होता है इंसान प्रेजेंट। तो मेंसेरिया हमारा एब्सेंट है, एक्टेसीरिया प्रेजेंट है, सी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। सॉरी, एक्चुअली हेल्थ ख़राब है क्योंकि हमारे नवरात्रि के फास्ट चल रहे हैं ना, इसलिए मेरे को थोड़ी ब्रीथिंग में इशू हो रहा है, तो आप थोड़ा समझना। अब जस्टिफाइबल और एक्सक्यूजेबल होमिसाइड होता क्या है, अब ये होता ये है कि जस्टिफाई जो हमारा कोर्ट के अंदर, ठीक है, कोर्ट के अंदर जस्टिफाइड होता है, एक्सक्यूजेबल तो एक्सक्यूजेज होते हैं। तो कोर्ट के अंदर अगर कोई चीज़ जस्टिफाइबल है, लाइक कोई भी अगर अपराधी होता है, क्रिमिनल होता है, वो हमारा अरेस्ट के बाद भागने की कोशिश करता है या फिर पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करता है ना, पुलिस कस्टडी से, तो वो सब अगर उसके अंदर उसकी डेथ हो जाती है, लाइक पुलिस ने अगर कस्टडी में उसको ले रखा है और वो भागने की कोशिश कर रहा है और वो अगेंस्ट फायरिंग कर रहा है पुलिस के, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये जस्टिफाइड होता है हमारे IPC के अंदर।
पर और एक्सक्यूजेबल क्या होता है? एक्सक्यूजेबल ये होता है कोई पागल इंसान, इनसेन पर्सन, ठीक है, इनसेन पागल है, अब उसने किसी को मार दिया, ठीक है, पागलपन के दौरे में, पर उसका दिमाग सोचने की, इतनी सोचने की उसकी क्षमता नहीं है कि उसने किसी को सही में ऐसा मतलब उसकी जान ले ली, तो ये हमारा एक्सक्यूजेबल है कि एक्सक्यूज इस पर कर सकते हैं। लाइक कोई ड्रंक की स्टेट में, ठीक है, दारू वगैरह उसे ड्रंक कर रखा है, अगर वो भी किसी को मार देता है तो वो भी हमारा ऐसा ही काउंट होता है कि हाँ ये हमारा एक्सक्यूजेबल होता है। और जो अगर पुलिस के उसे कस्टडी में आ जाता है, उसके अंदर मरता है, वो जस्टिफाइबल होता है, उसको जस्टिफाई कर सकती है पुलिस। तो ये हमारे दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। तो जस्टिफाइबल होमिसाइड जो होता है एक्टेसिव या एक्ट प्रेजेंट है, मेंसेरिया जो हमारी मेंटली इन्वॉल्वमेंट है वो एब्सेंट है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट। अब 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? कल्पेबल होमिसाइड इज डिल्ट इन। कल्पेबल होमिसाइड अभी मैंने पीछे करवाया था आपको 9th क्वेश्चन में। कल्पेबल होमिसाइड हमारा आता है आईपीसी 299 में, ठीक है, इसमें इसको डिफाइन करा गया कंप्लीट, क्या क्या होता है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कौन सा होता है और अमाउंटिंग टू मर्डर कौन सा होता है। तो कल्पेबल होमिसाइड में नॉर्मली यही चीज़ है, किसी भी लिविंग बीइंग को अगर मारा, ह्यूमन बीइंग को, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में एक बार काउंट होता है। अब इसका बी ऑप्शन क्या कह रहा है? आईपीसी 298 क्या होता है? आईपीसी 296 और आईपीसी 295। तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी, ठीक है। अब हमारा आईपीसी 296 क्या डील करता है? आईपीसी 296 हमें कहता है कि किसी भी असेंबली को, ठीक है, रीजनल जो असेंबलीज होती है, ठीक है, जो भी हमारी रिलीजियस असेंबली है, लाइक आपके घर में कोई माता का दरबार लगा है, ठीक है, माता का दरबार लगा है, अब उस दरबार में आके रीजनल असेंबली में आके कोई गाली गलौज करने लग जाए, एब्यूजिव वर्ड यूज़ करने लग जाए, एब्यूजिव, आपकी चौकी पे लात मार दे, पैर डाल दे, या उस पर ड्रंक दारू वगैरह डाल दे, ठीक है, अल्कोहल डाल दे, तो वो आपकी जो रिलीजियस असेंबली है जहाँ पे आप लोग इकट्ठे हो गए, आप किसी भगवान को पूजा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो वो हमारा आईपीसी 296 में आता है। अब आईपीसी 295 क्या होता है? आईपीसी 295 हमें बताता है कि अगर रिलीजियस इंसल्ट की जाए, ठीक है, कोई भी एनी क्लास, लाइक कोई हमारे मुस्लिम कम्युनिटी होगी, ठीक है, मुस्लिम हो गई, वो आप पूजा करते हैं, ये जो हमारा मकबरा वगैरह होता है इनमें ही, ठीक है, जो हमारी मस्जिद वगैरह होते हैं, मस्जिद की उसके अंदर उसकी पूजा वगैरह वहाँ जाते हैं, इनका जो भी इनका वो होते हैं रिलीजियस होता है। और अब हमारा हिंदू की बात आती है, हिंदू में क्या होता है? हम गॉड की पूजा करते हैं, गॉड की पूजा करते हैं। अब अगर किसी ने भी हिंदू वाले ने मुस्लिम की जो रिलीजियस है उसकी इंसल्ट करी है, उसके बारे में गाली एब्यूजिव वर्ड यूज़ करे हैं, तो ये अगर किसी की रिलीजियस उसके ऊपर या किसी क्लास को ऐसी बातें बोल के इंजरी प्रोवाइड कर रहे हैं जो मेंटली किसी को प्रॉब्लम दे सकते हैं, वो आईपीसी 295 के अंदर आता है। ये किसी असेंबली में जहाँ ये काम हो रहा है, ये सिर्फ बोला जा रहा है, ठीक है, किसी को वर्ड्स के थ्रू, यूट्रस ऑफ वर्ड, ठीक है, यूज़ करके जो किया जा रहा है, वो हमारा आईपीसी 295 में आता है। आप जो आईपीसी 298 ये क्या होता है? यूट्रस एनी वर्ड और मेक्स एनी गेस्चर इनसाइड ऑफ अ पर्सन, ठीक है, मतलब आईपीसी 298 बोल रहा है कि एनी वर्ड और मेकिंग एनी गेस्चर्स ऑफ अ पर्सन, मतलब किसी पर्सन के सामने, आंखों के सामने आप ऐसा गंदे वर्ड यूज़ करो, एब्यूजिव वर्ड यूज़ करो, ठीक है, एब्यूजिव वर्ड्स हो गए, या उसके सामने कुछ ऐसा गेस्चर बनाओ जो मतलब उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए। लाइक अगर जैसे आपको ने आईपीसी 298 हमारे कहाँ पे लागू होता है? अभी हमारी एक मूवी आई थी, ठीक है ना, कौन सी आई थी? उसका एक गाना था, अभी मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा, शाहरुख खान की मूवी थी बेशरम रंग। तो उसमें क्या, हमारा भगवा कलर हमारे हिंदुत्व का मानते हैं कि हनुमान जी हो गए हमारा, मतलब एक हिंदुत्व की पहचान है भगवा कलर। तो उसने भगवा कलर से उसने क्या नाम है, बिगनी ड्रेस पहनी थी, तो उससे काफ़ी कम्युनिटी जो थी हमारी हर्ट हुई थी, ठीक है। तो उसका जो सेक्शन चीज़ें होती है डिस्कस होती है हमारी आईपीसी 298 के अंदर, जो कि एब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या कोई गेस्चर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें गेस्चर भी यूज़ किया है और उस गेस्चर के साथ उन्होंने गाना वर्डिंग कौन सी यूज़ करी है? बेशरम रंग, इसलिए उसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं। तो वो आईपीसी 298 के अंदर हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तो आप समझ गए, तो इसका आंसर हमारा ए होगा, आईपीसी 299, जो कि हमारा डील करता है कल्पेबल होमिसाइड से।
अब 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फेडरल रूल डेल्ट विद द एडमिसिबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट टेस्टिमनी इन यूएस। अब यूएस का है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एग्जाम में, बट फिर भी अगर एक दो है तो आपको देख लेने चाहिए, ठीक है। अब फेडरल रूल क्या होता है, पहले तो आप फेडरल रूल समझो। जो फेडरल रूल होता है इसका मतलब ये होता है हमारा, जो हमारा गवर्नमेंट होगी, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट इज वन इन विच द डिफरेंट स्टेट और प्रोविजंस, जो डिफरेंट स्टेट्स होती है, प्रोविजन होती है, सेंट्रल होती है हमारी, ये सारी की सारी के पास पावर होती है कि हम कोई भी लॉ बना सकते हैं, कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं, कोई भी डिबेट करके लॉ पास कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फेडरल रूल कहता है, ये यूएस की उससे ही आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर पूछते हैं ना, कई बार हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोई अदर एग्जाम के लिए भरता है तो फेडरल रूल के रिगार्डिंग यही क्वेश्चन आता है, फेडरल रूल हमने कहाँ से लिया था, ये हमने यूएस से लिया हुआ है अपना, ठीक है। तो अब इसके अंदर रूल नंबर 69 से लेके 702 तक ये डील करता है हमारा फोरेंसिक के रिगार्डिंग, तीनों के तीनों। अब इसके अंदर 69 क्या कहता है, 69 टॉकिंग अबाउट रिट, है ना, रिट, जो हम रिट फाइल कर सकते हैं। अब हमारी इंडियन के अंदर अगर बात करते हैं, हमारा रिट कौन से में आता है, रिट हमारी आती है सेक्शन मतलब आर्टिकल 32 के अंदर, ठीक है, कि हम कोई भी रिट फाइल कर सकते हैं 299 के तहत। तो ये हमारे इंडिया के अंदर है, बट यूएस के अंदर 699 के अंदर हम रिट फाइल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्रिमिनल और सिविलियन के हक के रिगार्डिंग ये सारी बात की गई है। रूल नंबर 700 क्या कहता है, रूल ऑफ एविडेंस, इससे बात की है रूल ऑफ एविडेंस की, ठीक है। जो भी एविडेंस होंगे, कौन से को बायोलॉजिकल मानना है, कौन से को टॉक्सिकोलॉजिकल मानना है, कौन से को बैलिस्टिकल, फिजिकली, जो सिविल और क्रिमिनल केसेस होते हैं उनके अंदर कौन से एविडेंस लागू होंगे और किसको हम एविडेंशियरी वैल्यू देंगे, उसको कोर्ट में एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, रूल, ये हमारा रूल 700 बताता है। अब 701 हमारा डेल्ट करता है, जो इसके अंदर आता है, clear that any part of a witness testimony that is based upon scientific, technical or other specialized knowledge, मतलब हम उसकी टेस्टिमनी, इसमें नॉर्मली बात हो गई टेस्टिमनी, हम उसकी एक्सेप्ट करेंगे जो कि हमारा कोर्ट के अंदर, जो कि मतलब साइंटिफिकली, टेक्निकली और स्पेशल नॉलेज होगी, उसके स्पेशलाइजेशन होगी। तो 70 के अंदर टेस्टिमनी की बात करी गई है। और 702 के अंदर की है टेस्टिमनी। जो 701 है, इसके अंदर हमारा 701 है, दो चीज़ों को और बताता है, ए और बी। ए के अंदर बताता है हमारा टेस्टिमनी जो वेस्ट होती है फर्स्ट हैंड नॉलेज, लाइक क्राइम सीन पे जो पर्सन गया वो पहली बार में ही देख के क्या उसके नॉलेज वगैरह उस क्राइम सीन से आई है, ठीक है। मेडिको लीगल जो एस्पेक्ट होता है, पैथोलॉजिस्ट होता है हमारा, वो देख के क्या बता रहा है, उससे पहली बारी में फर्स्ट हैंड नॉलेज क्या आई थी वो, और उसकी टेस्टिमनी जब ज़्यादा हेल्पफुल मान जाएंगी, बी में कहते हैं जब वो जो रिजोल्विंग कर पाए इशू को, ठीक है, जो हमारा इशू चल रहा है उसको रिजोल्व करने की उसके अंदर पावर हो, तो हम उसको टेस्टिमनी बांधते हैं। तो 701 रूल हमारे इससे बात करता है। रूल 702 हमारे किससे बात करता है, ये एक्सपर्ट टेस्टिमनी टू जूरी के अंदर, ठीक है, जूरी के अंदर जो एक्सपर्ट टेस्टिमनी देते हैं उसके सारे रूल वगैरह इसके अंदर बताए गए हैं। अब हमारा एक्सपर्ट के सामने हम टेस्टिमनी देते हैं, हमारे इंडिया के अंदर क्या आता है, इंडिया के अंदर हमारा आता है IEA 45, इंडियन एविडेंस एक्ट 45, जो कि एक्सपर्ट टेस्टिमनी को डिफाइन करता है। तो यही हमारा इसका क्वेश्चन क्या पूछा था, द फेडरल रूल डेल्ट विद द एडमिसिबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट टेस्टिमनी, ठीक है। जूरी के सामने एक्सपर्ट टेस्टिमनी कब आती है, रूल नंबर 702। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एक्सपर्ट इज अ पर्सन हु हैव एक्सपीरियंस, ग्रेट नॉलेज एंड स्किल इन अ पर्टिकुलर फील्ड इज डिस्क्राइब्ड इन, मतलब कोई भी एक्सपर्ट इज अ पर्सन, ठीक है, एन एक्सपर्ट जो है हु हैव अ एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपीरियंस है उसके पास, नॉलेज भी अच्छी खासी है और स्किल भी है पर्टिकुलर फील्ड में, तो उसको हमारा कौन सा सेक्शन डिफाइन कर रहा है किसी भी एक्सपर्ट को बनने के लिए। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया इंडियन एविडेंस एक्ट हमारा एक्सपर्ट टेस्टिमनी को डील करता है, तो इसका सेक्शन नंबर 45A बिल्कुल सही है, IEA। तो IEA इंडियन एविडेंस एक्सपर्ट टेस्टिमनी की बात करती है। आप जो हमारी एक्सपर्ट टेस्टिमनी क्या होती है, एक बार आपको ये भी पता होना चाहिए, वैसे मैंने काफ़ी बार आपको बता दिया, तो एक बार और मैं आपको बता देती हूँ।
एक्सपर्ट टेस्टिमनी हमारी होती है कि जो भी हमारा साइंस, नेचुरल साइंस, इनका जो पर्सन होगा जिसके पास स्पेशलाइजेशन होगी, बहुत अच्छी नॉलेज होगी और वो मतलब एलिजिबल होगा कि कोर्ट में जाके अपनी टेस्टिमनी दे, उसके ऊपर जज कैसे विश्वास करे। फर्स्ट थिंग ये हो गई। और हमें क्या करना होता है, हमारी 3 वो चीज़ें मेंशन है। क्या ये पर्सन पॉइजन से मरा है, यस या नो, हमें ये प्रूव करना होता है अपने जो भी व्यूज़ होते हैं ओपिनियन देके, ठीक है। एक ही डेथ हुई है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में इसके अंदर आता है QD, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट है इस पर्सन ने लिखा है या नहीं लिखा, अगर नहीं लिखा तो क्यों नहीं लिखा, लिखा है तो क्यों लिखा है। अब और मेडिको लीगल जो एक्सपर्ट होता है कि ये पर्सन की मरा कैसे है, इंजरीज कैसे हुई है, तो ये सारी चीज़ें हमें एज ए एक्सपर्ट टेस्टिमनी में देनी पड़ती है जो सेक्शन 45 IEA डील करता है। अब हमारी बात आती है सेक्शन जो हमारा 32 IEA होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट। अब ये हमारा किससे डील करता है, जो हमारा 32 IEA है ये हमें बताता है इंडियन एविडेंस एक्ट जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। अगर एक और है, आप 32, एक तो IEA होता है, एक 32 हमारा आर्टिकल होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो उसके अंदर क्या बात होती है, उसके अंदर हमारी बात होती है जो कि हम कहते हैं हर्ट, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हर्ट होता है वो हमें मतलब सारी की सारी पावर देता है, बहुत सारी रिट कैसे फाइल करें वो उसके बारे में डील करता है। बट इंडियन एविडेंस एक्ट के हमारे डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है। अगर इसके अंदर क्या होता है, अगर कोई पर्सन ने जहर या पॉइजन खा लिया मरने की कंडीशन में, या वो कंप्लीट बर्न हो गया, उसके साथ मोलेस्टेशन हुआ, कोई भी इशू है, वो मतलब डेथ बेड पे है और उसको वहाँ लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास, उस टाइम उसने जो वर्ड बोले किसी भी पुलिस को भी, किसी भी फैमिली मेम्बर को भी, क्या कोई भी पर्सन होगा, ठीक है, वो हमारी डाइंग डिक्लेरेशन में काउंट होगा। और उसको बाद में कोरोबरेटली हमें प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर विद द एविडेंस। उसकी बातों से मिलते जुलते अगर कोई भी एविडेंस मिल जाता है तो हम उसको एक्सेप्टेबल मानते हैं इंडिया के अंदर। तो डाइंग डिक्लेरेशन हमारा ये होता है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक पर्टिकुलरली वीडियो ले आऊँगी, बट ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। अब सेक्शन 245 IEA इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 245 हमारा क्या कहता है, सेक्शन 245 अब आपको पता है, ठीक है। 245 होता ही नहीं है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो बना हुआ है हमारा 1872 में बना था, 1872 में। इसके अंदर जब ये हमारा बना था 11 चैप्टर थे और इसके अंदर 167 सेक्शंस हैं। तो हमारा ये तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसे ही आप कैंसिल कर दो, 245 है ही नहीं, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट हमारे टोटल 167 सेक्शंस है। अब सेक्शन 45 IPC, अब IPC का पता चल, आर्टिकल आपको पता चल गया, IEA का पता चल गया, IPC का भी आपको पता होना चाहिए। IPC सेक्शन 45 क्या कहता है, लाइफ के बारे में बात करता है, ठीक है। जो लाइफ होती है, एक ह्यूमन बीइंग को जो लाइफ चाहिए, वो जो लाइफ जी रहा है, ठीक है, उसको उसका पूरा पूरा राइट है। तो सेक्शन 45 IPC ये कहता है कि उसकी जान को कोई दिक्कत ना हो पब्लिकली, उसको मेंटेन रखना पड़ता है। ये हमारा IPC लाइफ के बारे में बताता है, लाइफ क्या होती है, ठीक है। 44 हमारा इंजरी के बारे में बताता है, 44 IPC हमारा इंजरी के बारे में बताता है, 45 हमारा लाइफ के बारे में बताता है कि लाइफ क्या होती है ह्यूमन बीइंग की। तो 14th क्वेश्चन हो गया। अब 15th क्वेश्चन क्या कहता है, इनडायरेक्ट ओरल एविडेंस इज नॉट अलाउड इन द कोर्ट ऑफ लॉ अंडर सेक्शन। हमारा इनडायरेक्ट ओरल एविडेंस अलाउ नहीं होता। ये मतलब ओरल एविडेंस की बात कौन करता है, नॉर्मली आप इसको देखो, क्योंकि अलाउ है या नहीं अलाउ है वो हमारा जज डिसाइड करेगा। तो इसने जो पूछा है, अब सेक्शन 60 IPC, सेक्शन 60 IEA, सेक्शन 60 CRPC, सेक्शन 45 IEA। अब 45 IEA एक्सपर्ट के बारे में हमारी बात कर रहा है, ये तो आपका हो गया रिप्लेस। और हमारा सेक्शन 60 IEA और CRPC और IPC। अब आपको 16 तीनों पता, अब इतना तो पता चल गया 16 है हमारा, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब IPC आपको पता है पैनल कोड, जो इंडियन पिनल कोड होता है उसके बारे में बात करता है। IEA एविडेंस की बात करता है। CRP क्रिमिनल प्रोसीजरिंग जो होती है वो कैसे होती है उसके बारे में। अब यहाँ बात करी गई है ओरल एविडेंस की, तो ओरल एविडेंस की बात हमारी IEA में करी गई है, तो सेक्शन 60 IEA होगा। अब सेक्शन 60 IEA क्या कहता है आपको ये भी पता होना चाहिए। अब सेक्शन 60 IEA हमें कहता है कि अगर कोई जो भी ओरल हमारा विटनेस वगैरह होगा, उसने पहले अपना बयान दे दिया, उसने अपना रिटर्न में सब कुछ दे दिया, या कोई भी पर्सन होगा,
तो वो एक बार कोर्ट में जाके अपना ओरल एविडेंस देगा, ठीक है। एविडेंस नहीं, उसका एज अ विटनेस काउंट होगा, ठीक है। ओरली अगर कोई वो चीज़ बोलेगा तो विटनेस की तरह उसको डील किया जाएगा, ओरली उसको लिया जाएगा। बट ओरली एविडेंस नहीं कि वहाँ पे ऐसा था, वो एज अ एविडेंस आप उसको काउंट कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। ये हमारा IEA इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कहा जाता है। अब सेक्शन 16 IPC क्या कहते हैं? सेक्शन 16 IPC हमें कहता है कि जितनी भी हमारी राइग्रस और सिंपल जो पनिशमेंट होती है, ठीक है, राइग्रस हो गई, सिंपल हो गई, जितनी भी ये पनिशमेंट होती हैं, इसको इसके अंदर डिफाइन किया गया है कि अगर कोई भी सिविल और क्रिमिनल, ठीक है, क्रिमिनल जितने भी कोई भी केस होंगे कि उसके अंदर उसको कैसी कितनी टफ पनिशमेंट देनी है, सिंपल देनी है, हाफ पनिशमेंट देनी है, ये सेक्शन 60 IPC में बात की गई, क्योंकि IPC हमें पनिशमेंट और कौन सा क्राइम कैसा होता है उसको डिफाइन करता है। अब हमारा 16 CRPC क्या कहता है? 16 CRPC हमें बताता है कि जो भी हमारी पावर होगी, लाइक किसी को आपने उसके अंदर जेल के अंदर रखा है, कस्टडी में, ठीक है, कोई पर्सन कस्टडी में, तो अगर वो कस्टडी से छूट के भाग गया, उसको बाद में से डिटेक्ट करना, रेस्क्यू करना, उसको पकड़ के वापस डालना, या उसकी डेथ हो जाती है, ये हमारा सेक्शन 16 CRPC उसके रिगार्डिंग डील करता है। उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, उसका प्रोसीजर कैसे फॉलो किया जाता है, तो ये हमारी सारी चीज़ें। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा B बिल्कुल करेक्ट है। तो 15 का हमारा B ऑप्शन ठीक है। अब हमारा 16 क्वेश्चन होता है, तो अभी मैं आपको यहीं बताती हूँ, नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, या मैं आपको कवरअप करवा दूँ। चलो देखते हैं, वैसे मेरे से बोलना नहीं जा रहा। तो क्वेश्चन नंबर 16, एग्जामिनेशन इन चीफ डील विद। एग्जामिनेशन इन चीफ किस चीज़ पे डील करता है? एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन, तो ये सारे के सारे एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर हमारे आ जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर D है। अब एग्जामिनेशन ऑफ चीफ, री एग्जामिनेशन, ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर बात करती हूँ मैं एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, तो पहले तो आपको 138 जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसमें ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन की बात की थी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, जो पूरा ऑर्डर ये फॉलो किया जाता है कि पहले हमारा कौन सा होगा, ठीक है। पहले एग्जामिनेशन इन चीफ हो रहा है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर री एग्जामिनेशन, 138 IEA। और उसके बाद हमारा क्या होता है इसी के अंदर जो हम बोलते हैं 137, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट, जो बात करता है एग्जामिनेशन इन चीफ, चीफ के अंदर जो अंडर एग्जामिनेशन होते हैं। अब एग्जामिनेशन ऑफ चीफ क्या होता है कि जिस पर्सन ने, मतलब जो सी पार्टी ने अगर विटनेस को बुलाया, तो पहले वो पर्सन क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये हमारा विटनेस है और ये मैं हूँ, मैंने इसको बुलाया कोर्ट में, और ये अदर पार्टी है, ठीक है, ये अदर थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगी कोर्ट के सामने, ठीक है, फर्स्ट पार्टी हो गई, ये विटनेस हो गया, सेकंड, थर्ड पार्टी अलग से है। तो पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगी, तो वो एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। अब क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है? मेरे पूछने के बाद जो काउंटर क्वेश्चन पूछता है कि जिसे डाउट होता है, वो ये पर्सन पूछेगा, ये क्रॉस एग्जामिनेशन में काउंट होता है, ठीक है। अब री एग्जामिनेशन क्या होते हैं? री एग्जामिनेशन जो होती है, री एग्जामिनेशन कहीं भी अगर कोर्ट को किसी को डाउट होता है कि इसने सच बोला या नहीं बोला, तो वो दोबारा से अगेन वही एग्जामिनेशन प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, वो हमारी री एग्जामिनेशन होती है। अब एग्जामिनेशन इन चीफ हमारे 137 में, और 145 IEA में हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन है, ठीक है। क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है हमारा, वो उसके अंदर आता है IEA 145। तो आपको ये सेक्शन पता होने चाहिए। एग्जाम में जो एग्जाम के रिगार्डिंग में बताऊँ, ये सेक्शन ही सब कुछ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ सेक्शन से मिल जाते हैं। अगर आपको कुछ सेक्शन भी पता होंगे, तो आप पता है वो अपना मेथड लगा के रिप्लेस वाला सॉल्व कर सकते हो, तो इन्हें आप अच्छे से देखना, क्योंकि अगर पर्टिकुलरली मैं आपको बताऊँगी तो आप समझ नहीं पाओगे, क्वेश्चन के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ लोगे। डेथ ड्यू टू 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस इज एसोसिएटेड विद सेक्शन। अब डेथ की बात है, नेग्लिजेंसी की वजह से जो डेथ होती है वो कौन से सेक्शन में आते हैं? अब 304 हमारा डील करता है नेग्लिजेंस से, ठीक है। और अब AB और AB दोनों का दे रखा है 304A IPC, 304B IPC, 498A IPC, 498B IPC। अब 304A से मैंने एक बार आपको ट्रिक बताई थी, अगर 304 है, ठीक है, A और B दो हैं। A से हमारे क्या आता है? एप्रन, एप्रन। B से हमारे क्या बोलते हैं हम? ब्राइब,
ब्राइब बोल देते हैं, जो कि हमारे डोरी के लिए, जो डोरी डेथ होती है उसमें हमारा इसको यूज़ किया जाता है। एप्रन हमारे किसके रिगार्डिंग यूज़ किया जाता है? डॉक्टर से। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस हमारा 304A में आ रहा है, तो IPC ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगर डोरी डेथ होती है कोई 7 साल के अंदर, 7 ईयर के अंदर कोई लेडी मर जाती है, तो वो हमारा 304B में उसका केस दर्ज किया जाता है। अब यहाँ 498, अब 498 में ये भी ए और बी है। ठीक है, अब 498 क्या बात करता है? जो भी मतलब कहते हैं ना डोरी, ये भी हमारा डोरी के रिगार्डिंग बात करता है। अब देखो तीनों सेक्शन डोरी हो गए, आपको ये पता होता तो वो तो आप वहाँ तक पहुँच जाते। अब डोरी में ये क्या कहता है कि अगर ये ए के अंदर बात की जाती है, अगर हस्बैंड और उसका फैमिली मेंबर कोई भी किसी भी फीमेल को, जो भी उन घर की बहू है जो भी, उसको अगर परेशान करते हैं, उसको कहते हैं कि नहीं पैसा चाहिए, कोई मॉनिटरी बेनिफिट चाहिए, गिफ्ट चाहिए उनकी फैमिली से, तो वो हमारा 498 के तहत वो आगे केस किया जाएगा। और बी हमारा क्या कहता है कि हरेस किया गया है। ठीक है, हरेसमेंट, कि कोई भी मॉनिटरी गेन के लिए हरेस किया गया किसी लेडी को, वो 490B के अंदर वो सेक्शन आगे कंटिन्यू किया जाता है। तो यही हमारे ये दोनों के दोनों सेक्शंस होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एज। अगर एक आदमी से ये दूसरा आदमी मरा है, ठीक है, ये हमारा डेथ हो गई इसकी, ठीक है, इसने मारा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पहला नेचुरल डेथ, बी सुसाइड, सी होमिसाइड, डी एक्सीडेंटल। तो ए तो हमारा नेचुरल डेथ, नेचुरल तो हम अपने आप मर गए ना, कि रात को एक कमरे के अंदर गए और सुबह तक मरे हुए मिले। ठीक है, तो ये तो नेचुरल डेथ में आ जाती है। सुसाइड, अब भाई हमारी मेंटली लेवल इतनी गंदी है कि हमने यहाँ सुसाइड कर ली, तो ये हमारा सुसाइड में काउंट हो जाता है। अब होमिसाइड मतलब किसी का मर्डर करना कॉज ऑफ डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड अ होमिसाइड, तो इसको हम होमिसाइड बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। और एक्सीडेंटल डेथ क्या है? एक्सीडेंटल डेथ, हम यहाँ पे हैं, अपने वॉशरूम में गए हैं, यहाँ खड़े होकर नहा रहे हैं, यहाँ साबुन गिरा हुआ है, यहाँ से स्लिप हुए और मर गए, ठीक है, डेथ कॉज हो गई, तो वो हमारा एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है। तो ये सारी हमारी डेथ होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। अब 19th क्वेश्चन, 19th को एक क्वेश्चन और रह गया है, उसके बाद हम इसको खत्म करते हैं, और लास्ट वाला क्वेश्चन तो मैं आपको बाद में करने के लिए छोड़ूंगी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एक्सक्लूड, क्या नहीं होगा एक्सक्लूड? ये मैंने चैप्टर 1 यूनिट 1 की जो प्लेलिस्ट है उसमें अच्छे से कल्पेबल होमिसाइड मेंशन कर रखा है, आप उसको जाके देख लेना। अब एक्सक्लूड ये ध्यान में रखना कि एक्सक्लूड उसको जो अलग है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर वो होता है कि कोई भी पर्सन लाइक किसी को अपने जान माल का खतरा है तो वो किसी को मार दे, तो वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग मर्डर है। ठीक है, कोई किसी के बाद कोई अत्याचार हो रहा है, हैरेसिंग हो रही है, उसके लिए किसी को मार दे, तो वो सारे इसके अंदर आते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मतलब उसको प्रोवोकेट कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, तो मतलब वो ग्रेव एक ही सडनली उसने उसकी वजह से वो मर गया। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो प्राइवेट डिफेंस के लिए करते हैं। एक्ट ऑफ डेथ विद इंटेंशन ऑफ मर्डर, क्या उसकी इंटेंशन थी मर्डर करने की, पहले से ही मेंटली वो सेट है कि हाँ इसको तो मारना है भाई, आज इसकी तो काम तमाम है, इसको खत्म करना है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब इंटेंशन ऑफ मर्डर है, पहले से ही मैं सोच के चल रही हूँ नहीं भाई आज मैं इसको मार दूंगी, इसने इससे रिवेंज लेना है, तो वो तो इंटेंशनली आ गया। पब्लिक सर्वेंट एक्सीडिंग हिज पावर, अगर पब्लिक सर्वेंट जो भी होगा, पुलिस हो गई, डॉक्टर होगा, आपको हैरेस कर रहा है, आपका रेप कर रहा है, कोई भी चीज़ आती है हैरेसमेंट, ये सारी की सारे इसके अंदर आ जाती हैं। तो हमारा इसका क्या आपको अलग लग रहा है? ये तो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं ना, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, राइट टू प्राइवेट डिफेंस अपने डिफेंस के लिए, पब्लिक सर्वेंट अगर अपनी पावर ज़्यादा शो कर रहा है तो उसके, तो एक्ट ऑफ डेथ विद इंटेंशन ऑफ मर्डर अगर आता है वो हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 20th क्वेश्चन क्या कहता है? ए पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस इज नॉट ऑटोमेटिकली पनिश्ड, देयर शुड बी प्रोसीजर फॉर दिस इज थीम ऑफ। ठीक है, अगर एक पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस कमिट कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली पनिश्ड हो जाता है, तो देयर शुड बी प्रोसीजर, कौन सा हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट, बी क्या है? इंडियन पेनल कोड, सी क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC, डी हमारा है नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट NDPS 1985। ठीक है, तो अब ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है।
जो भी आप वीडियो देखो तो आप इसका आंसर ऑप्शन में ड्रॉप कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपके लिए लेके आऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो गिव मी 1 लाइक, ठीक है, 1 सब्सक्राइब अपनी तरफ से दे दो अगर आप पहली बार मेरी कोई वीडियो देख रहे हो, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं आपको 100% गारंटी दे रही हूँ, अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखते हो, अपना सिलेबस प्रिपेयर करते हो, तो आपको कहीं और से नोट्स की ज़रूरत नहीं होगी, कोई नोट्स की फर्दर ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये जो नोट्स वगैरह मैं आपसे शेयर करती हूँ ये मेरी काफ़ी लंबी मेहनत है, जो मैंने काफ़ी बुक्स वगैरह रीड करके कवर अप करे हैं। बट उसके बाद भी अगर आप बुक्स वगैरह रीड करते हो, वेल एंड गुड, आपकी नॉलेज में इंक्रीजमेंट होगा, एनहेंसमेंट होगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो 100% आपका नेट JRF हो सकता है अगर आप बहुत अच्छे से करो, आपको सारी चीज़ मेमोरेबल रहे, ठीक है। और एक और चीज़ आप ध्यान में रखना, जो मैं क्वेश्चंस बना रही हूँ, जो मैं सेक्शंस आपके लिए लेके आ रही हूँ, आप उन सेक्शंस का क्या करो कि वो सारे के सारे सेक्शंस आप नोट डाउन करा करो, ठीक है। अगर आप उनको नोट डाउन करते हो तो वो आपको काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग पीरियड तक, ठीक है, लॉन्ग पीरियड तक आपके दिमाग में रह सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग पीरियड तक आप उसको भूल नहीं सकते। तो नोट डाउन करने की कोशिश करो। जैसे आप लोग कहते हो ना कि आप मैम PDF शेयर कर दिया करो, अब मैं आपको PDF ही शेयर कर दूंगी तो आप उसको नॉर्मली रीड आउट कर लोगे, ठीक है, रीड आउट। तो वो रीड आउट से कुछ नहीं होगा, आप एक बार समझो, उसके पीछे के फैक्ट्स को समझो, अंडरस्टैंड करो, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन पेपर अंडरस्टैंड बेस पे होता है, ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछ लिया जाता है। जैसे हमारे पेपर 1 के लिए भी तो अंडरस्टैंडिंग होती है, वैसे ही हमारी फोरेंसिक के पेपर 2 के लिए होती है। तो मेरे को लगता है आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, तो गिव मी 1 थम्स अप। आपके लाइक्स ही मेरे को बताते हैं कि आपको अच्छी लगी है या नहीं लगी है। तो ये व्यूज़ तो नॉर्मली कोई ओपन करके भी छोड़ देता है 2 मिनट के लिए, कि किसी ने ओपन करके देखा और वो रिमूव हो गया, तो वो भी व्यू काउंट होता है। तो आपका लाइक बताएगा कि आपको मेरा टीचिंग भी अच्छा लगा है। ऐसी ही इतनी ही पावर से मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच, बाय।